तो अब तक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख थे। उनके साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे संबंध हैं, अमेरिका के भी उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को बांग्लादेश की एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ डील करना होगा, जो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लोकतंत्र की ताकत से ही बांग्लादेश वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग भी हुआ था। अगर बांग्लादेश में जमात इस्लामी की सरकार बनती तो चीन को भी पाकिस्तान का करीबी होने का फायदा मिलता। यानी इस समय चीन भी वेट एंड वॉच मोड में होगा। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुश करने वाले नहीं हैं। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि जब तारिक रहमान की सरकार बनेगी तब वो आधिकारिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। वर्ष आपको याद होगा जुलाई 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं। तारिक रहमान पिछले 17 वर्षों से मुख्य तौर पर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही राजनीति करते रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों में समानता है और जो समय का जो चक्र है वो कैसे चलता है। तारिक रहमान 17 साल तक लंदन में शरण लेकर अपने देश से दूर रहे, क्योंकि अगर वो अपने देश आते तो उन पर इतने सारे मुकदमे डाले हुए थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, और इसीलिए वो 17 साल तक अपने देश नहीं आ पाए और वहीं पर रहकर वो सोशल मीडिया के जरिए अपने देश के लोगों को वीडियो बनाकर भेजते रहते थे। अब उनकी जो प्रतिद्वंदी रही हैं शेख हसीना, अब वो भारत में वैसे ही शरण लेकर रह रही हैं जैसे ये 17 साल तक लंदन में रह रहे थे। तो तारिक रहमान की जो स्थिति थी 17 साल तक, आज वो उनकी विरोधी शेख हसीना की स्थिति बन गई है। तो इस दौरान जैसा मैं आपको बता रहा था, तारिक रहमान लंदन में अपने घर में बैठकर सोशल मीडिया की राजनीति करते रहे और लगातार सिर्फ सोशल मीडिया के पोस्ट और वीडियोस बनाकर अपने जो फॉलोअर्स थे उन्हें संबोधित करते रहे। अगर हम उनके पिछले सैकड़ों वीडियोस और उनके बयानों का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि वो अपनी मां खालिदा जिया की तरह कट्टरपंथी नहीं है। वो प्रगतिशील विचारधारा के एक सेंटरिस्ट यानी मध्यम मार्गी नेता हैं और वो बांग्लादेश की पुरानी पारंपरिक राजनीति को बदलना चाहते हैं। तारिक रहमान ने बांग्लादेश में चुनावों के दौरान एक नारा दिया था, फ्रेंड्स यस मास्टर नो, यानी बांग्लादेश दोस्त चाहता है, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। और इस समय खुद बांग्लादेश के लोग भी तारिक रहमान को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की सलाह दे रहे हैं। India is our friend. We always maintain a friendly relationship with India, so it will be continued. I came here to celebrate this occasion. It's a big victory. I am the great fan of Mr. Tariq Zia, so I came here to see him here after this win. Basically, I mean, it's a fascinating moment for us because after 17 years, we got the opportunity to vote, and we could vote for the candidates of the party which we love. We are celebrating the victory of our favorite team, political team. Yeah. Of course, he's the greatest leader we could ever ask for, and I don't know. I really hope he is the change that we were looking for after whatever happened in July. बीएनपी के पिछले शासनकाल के दौरान बांग्लादेश को लगातार 4 वर्षों तक दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश घोषित किया गया था और तारिक रहमान के लिए इस मुद्दे पर लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। तारिक रहमान की सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश की 13.5% बेरोजगारी, जिसमें युवा सबसे ज्यादा हैं और वहां के जेन जी यानी युवाओं ने बहुत भरोसे के साथ उन्हें अपना वोट दिया है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना तारिक रहमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। আমরা খুবই আনন্দিত এবং এটা ঈদ লাগছে। অনেকে বলছে আমাদের কাছে ঈদ লাগছে, তার মানে হলো মানুষ ভোটের প্রতি আস্থা ফিরে এসেছে। তো এই হার আরো বেশি হলে ভালো হতো, ভোট প্রদানের হার। যাই হোক, এই ভোটটা বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই দিনের জন্যই আমরা
16-17 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম করেছি, রক্ত দিয়েছি, আমাদের সন্তানরা শহীদ হয়েছে। এখন দায়িত্বের বোঝা অনেক বেশি। आज हम आपको थोड़ा तारिक रहमान की शख्सियत के बारे में भी बता रहे हैं। तारिक रहमान फिल्मों के काफ़ी शौकीन हैं और ऐसा कहा जाता है कि हॉलीवुड की एक फिल्म को वो कई बार देख चुके हैं और इस फिल्म का नाम है एयरफोर्स 1। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या को छोड़कर बाकी के कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है? क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 42.8 लाख करोड़ रुपए की है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 36.9 लाख करोड़ रुपए की है। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी है और इनके बीच लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का अंतर है। ये आप देखिए, बांग्लादेश 42.8 लाख करोड़ की इकोनॉमी है और पाकिस्तान बांग्लादेश से छोटी इकोनॉमी है, सिर्फ 36.9 लाख करोड़ की। तो पहला जो सरप्राइज हो सकता है आपके लिए वो ये कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ी अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.4 लाख रुपए है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। यहां भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। बांग्लादेश पर 15 लाख करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है, जबकि पाकिस्तान पर 25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और पूरी दुनिया में बांग्लादेश सैन्य शक्ति के मामले में 37वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान की रैंक है 14वीं। सिर्फ सैन्य ताकत में पाकिस्तान आगे है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपना सारा पैसा सिर्फ अपनी सेना पर और खून खराबे पर खर्च किया है। इस समय पाकिस्तान बांग्लादेश से कमजोर देश है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर भी बांग्लादेश से पीछे है और तारिक रहमान को यह समझना होगा कि पाकिस्तान उन्हें कभी सफल नहीं बना सकता और पाकिस्तान सिर्फ उन पर एक बोझ बनकर रह सकता है। और बांग्लादेश का तेज रफ्तार से विकास करने के लिए उन्हें सिर्फ भारत की मदद लेनी पड़ेगी। भारत ही उनकी मदद कर सकता है अपने पड़ोसी देशों में। बांग्लादेश चुनाव में संवैधानिक सुधारों के लिए भी इस बार एक जनमत संग्रह कराया गया और वहां की 68% जनता ने इन बदलावों को अपना समर्थन दे दिया है। क्या नए बदलाव होंगे? अब वहां पर प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम करके राष्ट्रपति और विपक्ष को ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी पहले के मुकाबले, और वो इसलिए ताकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये बैलेंस हो जाए। मुख्य विपक्षी दल जमात-ए इस्लामी को इसका फायदा मिलेगा और तारिक रहमान की सबसे बड़ी चुनौती होगी बांग्लादेश में जमात और कट्टरपंथियों को कंट्रोल करना, क्योंकि अब विपक्षी दलों को भी ज्यादा ताकत मिल जाएगी और बांग्लादेश का जो मुख्य विपक्षी दल है वो है जमात।